Assalamualaikum. Welcome back students. Welcome back to another video tutorial from Learning with Rifa Jahan YouTube channel. So my dear students, as you all can see that today I'm going to tell you the important short questions of chapter number 11. So trust me, this video will be very helpful for all of you. So without wasting of any time, let's move on to the next slide and let's start our today's topic. सो दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। बेसिकली आज मैंने आपको जो इस चैप्टर की तैयारी करवानी है वो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से है। आज बेसिकली मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 11 के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी कि इस चैप्टर के अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो कौन से हैं। उसके साथ साथ ये वो क्वेश्चंस होंगे जो प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में पूछे भी गए हैं और ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। सो ऐसा है कि जैसे कि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 11 थोड़ा सा कम्प्लेक्स सा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें, थोड़े से खुश्क टॉपिक इसमें आ जाते हैं। बट आपने परेशानी होना, मैंने आपकी परेशानी आज खत्म कर देनी है। वो इस तरह कि आज मैंने चैप्टर नंबर 11 के टोटल 70 शॉर्ट क्वेश्चंस बना के आपके साथ शेयर करने हैं। आप हैरान हो गए होंगे, मैम 70 शॉर्ट क्वेश्चंस हम तैयार कैसे करेंगे? परेशानी होना, ये वो 70 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो रिपीट हुए हैं, मतलब एक टॉपिक से 12 बार रिपीट हुए हैं। बट मेरा आपके साथ वो रिपीट बार बार क्वेश्चंस शेयर करने का मकसद ये है कि पेपर्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं बाज़ स्टेटमेंट देख के कि पता नहीं ये स्टेटमेंट में वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो एक ही स्टेटमेंट बाज़ वो डेफिनेशन के तौर पे पूछ सकते हैं कि डिफाइन दिस एंड दैट, और बाज़ वो बहुत घुमा के उस चीज़ को पूछ रहे होते हैं। सो मैं सारी पॉसिबल स्टेटमेंट्स जो बन सकती है टॉपिक्स की वो आपके साथ बना के शेयर कर रही हूँ। ट्रस्ट में अगर आप यही 70 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो लॉन्ग पोर्शन की तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे शॉर्ट मिलके ही लॉन्ग बनते हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज की भी तैयारी करने की आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं 70 शॉर्ट क्वेश्चन को तैयार करने के बाद इस चैप्टर नंबर 11 के आपको एमसीक्यूज पोर्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको परेशानी होगी पता नहीं कौन सी स्टेटमेंट जो है वो एमसीक्यूज के तौर पे इंपॉर्टेंट है, तो चैनल पे जाइएगा। जैसे ही चैप्टर एंड होगा उसके लास्ट में मैंने आपको एमसीक्यूज जो है वो शेयर किए हुए हैं, वो आपने देख लेने हैं। दैट्स इट, समझ आ गई है। आपने चैप्टर चैनल पे जाके उस रिलेटेड एमसीक्यूज देख लेने हैं चैप्टर वाइज, और उस रिलेटेड मैं आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। आगे आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दूंगी, आपको चैप्टर नंबर 11 की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा है कि मैं एक बात क्लियर कर दूं कि आज मैं आपको ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ाने बिल्कुल भी नहीं लगी। बच्चे सोच रहे होंगे 70 शॉर्ट क्वेश्चन मैम, ये तो हमें दिन से रात हो जाएगी कि भाई हम इसको कैसे सुनेंगे। इतनी लंबी लेक्चर वीडियो नहीं होगी, मैं बस आपको स्टेटमेंट्स पॉइंट आउट करवाऊंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कर ले, इसको मिस नहीं करना क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। समझ आ गई? ये बातें बहुत हो गई। ठीक है, मैंने सिर्फ स्टेटमेंट आपको समझानी है कि स्टेटमेंट वाला डिमांड कैसे कर रहा है और आप उस स्टेटमेंट को लेते हुए 2 नंबर को जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब मैंने क्या किया, कंफ्यूजन्स भी आपकी जितनी होती हैं वो भी बता दी कि भाई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगी और उसका हल भी आपके साथ लेके आई हूँ। ठीक है, चलें जी, बातें बहुत होगी, स्टार्ट करते हैं अपने पहले शॉर्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट स्टेटमेंट देखें, डिफाइन बायोएनर्जेटिक्स। भाई चैप्टर के स्टार्ट में ही इसकी डेफिनेशन है, बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन पूछ रहे हैं। दैट्स 2 नंबर की स्टेटमेंट है, आपने 2 नंबर में इसको जस्टिफाई कर देना है इसकी डेफिनेशन को लिखने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें आप लिखना है हाउ द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इवॉल्व्ड ऑन अर्थ। बेसिकली पूछ वो रेस्पिरेशन की डिटेल ही रहे हैं कि रेस्पिरेशन इवॉल्व कैसे हुई हर अर्थ पे। रेस्पिरेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, उसकी सारी की सारी जो इनिशियल डिटेल है वो आपने बतानी है। दैट्स इट। ठीक है, 2 नंबर को जस्टिफाई कर सकेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज डिफाइंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, राइट डाउन इट्स इक्वेशन। इक्वेशन भी पूछ रहे हैं। ठीक है, आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, हेडिंग देनी है आपने फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन, फिर साथ आपने इक्वेशन, उसकी इक्वेशन लिख देनी है। दैट्स इट, यही वो पूछ रहे हैं। सिंपल हो गया। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अब देखिए आप परेशान होंगे कि 70 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, देखिए रेस्पिरेशन के टॉपिक से ये भी स्टेटमेंट बन गई और ये भी जो है फोटोसिंथेसिस है। अब ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के, मतलब वो दोनों टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन है, तो परेशान नहीं होना।
टॉपिक्स में से जितने भी पॉसिबल शॉर्ट बन सकते थे या प्रीवियस बोर्ड पेपर्स में थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए, ठीक है। चलेंगे, इनमें आपने जस्ट डिफरेंस लिखना है, दोनों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। मिल गई बुक से, निशान लगा लें कि ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट क्या होता है? बेसिकली वो इसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं, आपने इस रिलेटेड डिटेल लिखनी है, छोटी सी डिटेल लिखनी है, 2 नंबर को ज़हन में रखते हुए, दैट्स इट, ठीक है। पॉइंट मिल गया बुक पे, हाईलाइट कर लें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज व्हाट इज नेल्स हाइपोथेसिस। नेल्स हाइपोथेसिस क्या है? आपको ये बुक पे पता भी होगा, जल्दी से हाईलाइट कर लें, ये नेल्स हाइपोथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जाती है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 7 एंड दैट इज व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? ठीक है, आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में क्या जानते हैं? ठीक है, राइट इट्स यूजेस। आपने क्या करना है कि इसके यूजेस भी लिखने हैं, वो पूछ रहे हैं, एक तो इसकी डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि इसके बारे में क्या जानते हैं, फिर वो पूछ रहे हैं व्हाट इज इट्स यूजेस, भाई इसके इस्तेमालात कहाँ होते हैं, आपने इनके यूजेस लिखने हैं, ठीक है। 1 नंबर की डेफिनेशन, 1 नंबर के यूजेस, आपने प्रॉपर हेडिंग के साथ, ये नहीं कि आपने डेफिनेशन लिखी अगली लाइन में आप उसके यूजेस नहीं, प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, और अगर यूजेस में भी हेडिंग्स बनती हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब मैं बार बार अपने बच्चों को यही कह रही होती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को यही कह रही होती हूँ कि बेटा पेपर में आपने हेडिंग्स बनानी है, जितनी हेडिंग्स होंगी उतना इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, खूबसूरती आती है पेपर पे, ठीक है, प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, तो जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है उतनी ही चीज देखने वाले को बहुत मुतासर करती है और आपको मार्क्स भी फिर उसी तरह मिलते हैं। समझ आ गई? तो हेडिंग्स आपने कोशिश करनी शॉर्ट में भी जितनी बना सकते हैं आप, उसको आपने बनाना है, पैराग्राफ में लिखने से अवॉइड किया करें पेपर में, ठीक है। अच्छा खैर, नेक्स्ट है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। याद आ गया? पढ़ाया हुआ चैनल पे, ठीक है। नहीं भी आपको समझ आती, बुक पे नहीं भी मिल रहा तो चैनल पे जाएं, इस टॉपिक को स्पेसिफिक को सर्च करें, उस रिलेटेड मेरा पूरा का पूरा डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है, उसको लें, समझें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ठीक है। डिफरेंस है तो डिफरेंस हमेशा लाइन लगा के यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और यहाँ एक्शन स्पेक्ट्रम लिख के आपने उनका एक ही स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड दोनों में डिफरेंस लिखना होता है, यही तो होता है डिफरेंस, ठीक है। ये नहीं कि एक में आप साइज बता रहे हो, उसके बिल्कुल सामने आप उसकी शेप के बारे में बता रहे हो, उसके फंक्शन बता रहे हो, नहीं, एक पॉइंट रिलेटेड दोनों की आपने डिटेल लिखनी है कि भाई ये इस पॉइंट रिलेटेड इसकी ये डिटेल है और इसकी ये डिटेल है। समझ आ गई? चलेगी। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 एंड दैट इज व्हाट आर बैक्टीरियोक्रोलोफिल्स। जो बैक्टीरियोक्रोलोफिल्स हैं वो कौन से हैं, उनके बारे में आप क्या जानते हैं, जितनी डिटेल आप जानते हैं उतनी आपने लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और वहां देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज पोरफायरिन रिंग, ठीक है। पोरफायरिन रिंग क्या है, इसकी सारी की सारी डिटेल आपने यहाँ मेंशन करनी है। नेक्स्ट वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछते हैं शॉर्ट रिलेटेड, दैट इज व्हाट इज फाइटोल। फाइटोल क्या है, सारी की सारी डिटेल आपने मेंशन करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, जल्दी से भागे, बुक पे ढूंढे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में जो डिफरेंस है वो शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बुक पे हाईलाइट कर लें, इसको भी आपने तैयार करना है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट वो पूछ रहे हैं ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए। देखिए यहाँ वो डिफरेंस पूछ रहे थे, क्लोरोफिल ए और बी की डिटेल आपने दोनों एक ही क्वेश्चन में लिखनी है, ठीक है। एक एक नंबर को वो जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने 2 स्टेटमेंट लिखनी है, बट इस अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ वो सिर्फ क्लोरोफिल ए रिलेटेड डिटेल पूछ रहा है और उसमें वो पूछ रहा है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला 2 नंबर का, ठीक है। आपने ड्रॉ करना है, देखिए ड्रॉ का है तो इसका मतलब आपने बनाना है, उसको एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना तो उसका स्ट्रक्चर ये है, उसमें ये फॉर्मूले में ये चीजें आती हैं, नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है जी राइट डाउन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। इस तरह भी पूछा जाता है कि स्टेटमेंट अब अगर देखें तो मिलती जुलती हैं, तो इसीलिए तो ये 70 क्वेश्चंस बने और इसीलिए मैं थोड़ी ज्यादा स्पीड में बोल रही हूँ कि लेक्चर वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। आपको जस्ट आज मैंने पॉइंट आउट करने हैं, आपको जस्ट मैंने आज बुक पे निशान लगवाने हैं कि भाई ये निशान लगा ले, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर जैसे जैसे करीब आते हैं ना
बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि हाय अब इस पूरी बुक को हमने तैयार कैसे करना है भाई, कौन कौन सी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट मैंने अब आपको वो हाईलाइट करवाना है, समझाना नहीं है, समझा मैं चुकी हूँ चैनल पे, ठीक है, वो जाके आप समझ सकते हैं। खैर यहाँ वो पूछ रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला को राइट करना है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को, ठीक है। अच्छा जी, स्टेटमेंट इजी है, जो सिंपल स्टेटमेंट उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रही क्योंकि वो बहुत डायरेक्ट सी स्टेटमेंट है, बहुत सीधी सी स्टेटमेंट है, आपको पता ही है वो क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट पूछते होते हैं कि व्हाट आर कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स क्या होते हैं, जिसको एसेसरी पिगमेंट्स भी बोलते हैं। मिल गया पॉइंट बुक पे या मैं 2 मिनट का इंतजार करूं? नहीं मिल गया होगा, ठीक है। जल्दी से पेज पलटे, आगे करें, ढूंढे कैरोटिनॉइड्स कहाँ है, उसको हाईलाइट करें। कैरोटिनॉइड्स पूछा जाता है कि ये क्या होते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि इनकी इंपॉर्टेंस भी बताएं कि जो कैरोटिनॉइड्स हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट हैं, इनकी डिटेल पूछते हैं वो आपके बारे में, इनके बारे में वो अहमियत पूछते हैं कि इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो अपनी इंपॉर्टेंस भी लिखनी है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट है जो कि पेपर में पूछी जा सकती है वो ये है कि व्हाट डू यू नो अबाउट टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन के बारे में आप क्या जानते हैं। अब इसके बारे में जितनी भी डिटेल आपको ए टू जी पता है, इसकी वर्किंग के बारे में आपको पता है, इसके कोई भी कारनामा आपको माइंड में आता है वो सारे के सारे कारनामे आपने इसके लिख देने हैं। नेक्स्ट है जी, राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय द टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। देखिए यहाँ भी वो वही चीज पूछ रहे हैं, नीचे भी वो वही पूछ रहे हैं, लेकिन तरीका कार डिफरेंट है, लेकिन पूछ एक ही बात रहे, मतलब कि कान यहाँ से पकड़ लो, कान वहां से पकड़ लो, पकड़े कान ही गए हैं, ठीक है। अच्छा जी, खैर स्टेटमेंट इसलिए मैं आपको 2 पेश कर रही हूँ कि इस तरह भी पूछ सकते हैं, इस तरह भी पूछ सकते हैं। अब बाजू का बच्चे होते हैं ना, बहुत स्वीट और क्यूट बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ये तो मैंने व्हाट डू यू नो वाला पढ़ा था, ये क्या पूछ रहे हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम अब इतने भी बच्चे नहीं, इतनी तो समझ रखते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, बहुत से क्यूट बच्चे होते हैं जिनको स्टेटमेंट घुमा दो तो वो नहीं समझते कि क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, और जो हम स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे थे वो है राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। टी.डब्ल्यू. एंगलमैन का जो भी कारनामा है, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जो भी उसकी लाइफ की अचीवमेंट है, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो पूछ रहे हैं, आपने लिख देना दैट्स इट। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि हाउ कैन यू ऑब्टेन एक्शन स्पेक्ट्रम। पीछे मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि डिफरेंस पूछा जाता है एक्शन स्पेक्ट्रम में, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। यहाँ जो वो पूछ रहे हैं ना उसको समझे, वो कहते हैं कि हाउ कैन यू ऑब्टेन, आप कैसे इसको हासिल कर सकते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम को, ठीक है। उसकी सारी की सारी जो डिटेल आपको समझ में आ रही है स्टेटमेंट रिलेटेड वो आपने लिखनी है, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करूंगी, स्टेटमेंट रिलेटेड, ठीक है, इस टॉपिक से हट नहीं जाना, स्टेटमेंट को ध्यान से समझना। एक और मैं यूजफुल टिप आपको देती हूँ, ये कि जब पेपर आए सबसे पहले आपने लंबे लंबे सांस लेने हैं, वो इसलिए क्योंकि पैनिक जब आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो सही होने की बजाय गलत हो जाती है। तो आपने स्टेटमेंट को पहले पढ़ना है, ध्यान से उसको समझना है, हजम करना है कि पेपर वाला आपसे पूछ क्या रहा है, फिर आपने उसके बारे में लिखना है। बाज़ औक़ात क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट में अगर वो गार्ड सेल्स पकड़ लिए, नहीं समझ आ रही, गार्ड सेल्स के बारे में लिख दो, जो भी आपने 9वीं में पढ़ा होगा, 10वीं में पढ़ा होगा, उसके बारे में लिख दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो सुकून से समझ के अगर आता हो तभी आपने उसको लेना, अदरवाइज परेशान होने की बात नहीं, चॉइस तो आपके पेपर में होती ही है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या रोल है, लेकिन आगे वो कंडीशन दे रहा है, इस टॉपिक से हटना नहीं है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, समझे। इन रेगुलेटिंग द एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लीव्स, गार्ड सेल्स का काम यही होता है कि वो लीव्स में दरवाजे के काम करते हैं, आसान करते हैं, दरवाजे नहीं होते जैसे, ये लीव्स के ऊपर लगे हुए दरवाजे हैं गार्ड सेल्स, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इनका काम आप ये बताएं कि ये रेगुलेट कैसे करते हैं एंट्री ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने इस टॉपिक से हट नहीं जाना, पानी कैसे एंटर करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, आप गार्ड सेल के स्ट्रक्चर को, गार्ड सेल के फंक्शन को नहीं, सिर्फ आपने गार्ड सेल कैसे लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री को मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है, वो आपने लिखना है। समझ आ गई सवाल की। अच्छा, ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, मैंने समझा दिया। नेक्स्ट बहुत सिंपल सी स्टेटमेंट है, वो पूछ रहे हैं व्हाट इज रिडॉक्स प्रोसेस। रिडॉक्स प्रोसेस क्या है,
बुक पे ढूंढे, मैं नहीं बताऊंगी, बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। आपको पता है, मैं ऑलरेडी आपको चैनल पे बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रिडॉक्स प्रोसेस बुक पे ढूंढे, जल्दी से मार्क करें उसको, ये इंपॉर्टेंट है, और उसकी एग्जाम्पल भी वो पूछते हैं, 1 नंबर इसका 1 नंबर उसका, ठीक है। हाँ उसका, ठीक है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज द फोटोसिंथेसिस और रिडॉक्स रिएक्शन। वो पूछ रहे हैं क्या फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, क्या वो पूछ रहे हैं। अब वो पूछ रहे हैं कि इनको हमने पढ़ा दिया बुक में, बताएं क्या है, ठीक है। अब जिनको पता होगा यस वो यस लिखेंगे, जिनको लग रहा होगा नो वो नो लिखेंगे। खैर, आगे वो कह रहे हैं प्रूव इट बाय इक्वेशन। भाई अगर आप कहते हैं हाँ है, ठीक है, तभी इक्वेशन से बताएं। अगर आप कहते हैं ना, कहीं को गलत भी तो आता है ना, तो उसको तो हाँ या ना जो भी आपको ठीक लग रहा है आपने बताना है, ठीक है, कि क्या ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। उसके साथ साथ इक्वेशन भी लिखनी है भाई, उनको इक्वेशन से भी आपने एक्सप्लेन करना है कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। समझ आएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड दैट इज डिफाइन फोटोसिंथेसिस। आपने कहना है मैम ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था डिफाइन फोटोसिंथेसिस, लेकिन वहां उन्होंने कहा था कि उसकी इक्वेशन लिखी। यहाँ वो कह रहे हैं कि व्हाट आर इट्स स्टेप्स, इनके स्टेप्स क्या हैं। इसका मतलब कि स्टेटमेंट जो एक टॉपिक होता है ना उसके साथ वो डिटेल चेंज भी कर सकते हैं। तो वहाँ इक्वेशन पूछ रहे तो आपने इक्वेशन को ड्रॉ करना था। यहाँ वो कह रहे हैं कि उनके स्टेप्स बताएं, तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन को ना सिर्फ बनाना है, उनके स्टेप्स को एक्सप्लेन भी करना है कि किसके साथ क्या मिक्स हो रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है। डिटेल में नहीं जा रही, परेशान नहीं होना, आई नो लेक्चर वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आपने पढ़ा होगा, आपने उन स्टेप्स को एक्सप्लेन करना, लाइक लिख के एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आप वो स्टेप्स को हाईलाइट भी कर सकते हैं, हेडिंग्स भी ऐड कर सकते हैं, या आप पे आपकी महारत है, आप उसको किस तरह खूबसूरती से पेपर पे प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट डिपेंडेंट एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोनों रिएक्शन आपको पता है फोटोसिंथेसिस के, पढ़ चुके हैं, बुक पे मिल गए हैं, हाईलाइट करें इन दोनों को। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट क्वेश्चन में ये डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। सिंपल सा आपको पता है, बुक पे आपको इनके नोट्स भी मिल गए होंगे, तो इसकी डिटेल में जाने की जरूरत वैसे भी नहीं है। अच्छा, सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है कि व्हाट आर फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट आर इट्स टाइप्स, इनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, कितनी टाइप्स हैं। आपने पता क्या करना है, आपने ना सिर्फ बताना है कि इनकी ये टाइप्स है, बल्कि आपने उनके एक एक दो दो लाइन के एक्सप्लेन भी कर देना, ये अच्छा इंप्रेशन के लिए, ठीक है। तो उनकी टाइप्स के नाम भी लिख देने, आपने बतानी भी है कि इनकी इतनी टाइप्स हैं, ये इनके नाम है, और थोड़ी थोड़ी डिटेल आप लिख दे तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन एंटीना कम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर। एंटीना कम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है, ढूंढे कहाँ, माइंड में आ रहा है, बुक में मिल गया। एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर के बारे में आप क्या जानते हैं, इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, इन दोनों को आप डिफरेंस के तौर पे हमें पेपर पे प्रेजेंट करें, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी व्हाट इज फोटो सिस्टम्स। अब आप कहेंगे तो हमने ये देखे मैम अभी पढ़ा, बट उसके साथ वो टाइप्स पूछ रहा था, इसके साथ वो पूछ रहा है व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, इसके हिस्से कौन कौन से होते हैं। टाइप्स की तरफ नहीं जा रही, हिस्सों की तरफ, मतलब वो टॉपिक अगेन इसी पे ही मुश्तमिल है कि उनके कंपोनेंट्स कौन कौन से, हिस्से कौन कौन से हैं। समझ लग गई है। चलेगी नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है इस चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन एंड साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, मिल गया होगा टॉपिक, बहुत ही वेल नोन सा टॉपिक है, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर का, मिल गया होगा बुक पे, ठीक है। मैं बार बार जो बोल रही, तो नेक्स्ट जो हमने टॉपिक पढ़ना है तब तक आप स्टेटमेंट को ढूंढ के जल्दी से बुक पे हाईलाइट कर लिया करें। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। Next important short question is write down the names of electron transport carriers of photosystem 2। अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन इतना भी कम्प्लेक्स नहीं है, इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपको पसीने ही आने लग रहे हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल है। एनीवेज स्टेटमेंट को समझेंगे वो पूछ क्या रहा है, ठीक है। हजम करें स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट ये हमसे डिमांड कर रही है कि बताएं भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर जो हैं, जो कि फोटो सिस्टम के 2 हैं, उनके नाम बता दें। मतलब कि फोटो सिस्टम 2 के जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं ना, जस्ट उनके आपने नाम बताने हैं, आसान हो गया, दैट्स इट। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि फोटोलाइसिस क्या होता है, इसको आपने डिफाइन करना है, या इनके बारे में आप क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट फोटोलाइसिस, व्हाट इज फोटोलाइसिस, डिफाइन फोटोलाइसिस, टेल मी समथिंग अबाउट फोटोलाइसिस, ठीक है। खैर
नेक्स्ट है जी, मतलब सिंपल स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है जी व्हाई नॉन, अब व्हाई थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन पूछ वो ये रहा है कि व्हाई नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन इज कॉल्ड जी स्कीम। भाई क्यों कहते हैं इसको जी स्कीम, पता है मैंने जब जी स्कीम क्यों कहते हैं तभी आपको माइंड में आंसर आ गया होगा, लेकिन प्रॉपर जो स्टेटमेंट बना के आपने आंसर लिखना है वो बुक पे आपको मिल जाएगा रीजन कि इसको हम क्यों जी स्कीम कहते हैं, क्या क्या रीजंस हैं, दैट्स इट, आपने रीजन ही लिखनी है। नेक्स्ट है जी व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर shifting non-cyclic phosphorylation to cyclic phosphorylation। अगेन ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, समझने वाला है, इसको समझे। वो कह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन को शिफ्ट करने में इनटू साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। उन फैक्टर्स के बारे में वो पूछ रहे हैं, उन फैक्टर्स को आपने एक्सप्लेन कर देना, हेडिंग्स बना दें, उनकी डिटेल लिख दें, बताएं कि वो फैक्टर्स हैं और वो क्यों जो है वो मजबूर कर रहे होते हैं शिफ्टिंग करने के लिए। समझ आ गई? दैट्स इट। नेक्स्ट बहुत इजी स्टेटमेंट, व्हाट इज कीमियोऑस्मोसिस, बुक पे ये आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, हाईलाइट करें, तैयार करें इसको, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ केल्विन साइकिल, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है, मैं जब इसके बाद आपको लॉन्ग क्वेश्चन समझाऊंगी तो उसमें आपने समझना है, ये लॉन्ग भी है ये पूरा का पूरा टॉपिक, बट शॉर्ट में इक्वेशन पूछी जाती है। तो अब आप देखें ना, शॉर्ट में जब आप तैयारी कर लेंगे तो लॉन्ग की ऑटोमेटिकली तैयारी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि छोटे 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 शॉर्ट मिलके ही हम बड़ा लॉन्ग बनता है, जैसे कतरे कतरे से दरिया बनता है, ठीक है। चलें जी, एनीवेज इधर आपने इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट है जी डिफाइन केल्विन साइकिल, आप देखिए यहाँ केल्विन साइकिल की डेफिनेशन, राइट डाउन नेम्स ऑफ इट्स फेजेस, इनके पास नाम, लेकिन ये नाम ही आपने लिखने हैं। हाँ थोड़ी बहुत डिटेल अगर आप ऐड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बट नाम तक ही रहे तो बेहतर है। ये नहीं है कि अब आपको केल्विन साइकिल आपने लॉन्ग में तैयार किया था, ठीक है, आपने वो दो दो तीन तीन पेज को याद किया था, अब आपने जब देखा कि ओ ये तो लॉन्ग में नहीं है, कोई नहीं है शॉर्ट में आता, चलो अभी मैं लिख देती हूँ इंप्रेशन झाड़ने के लिए कि भाई मैंने तैयारी की थी मुझे ये आता है, इससे आप अपना टाइम खराब करेंगे, नंबर उसने आपको फिर भी उतने देने जितने हैं, 2 नंबर हैं, ठीक है, ज्यादा नंबर नहीं है। खैर नेक्स्ट है जी वाई केल्विन साइकिल इज नॉन एज C3 पाथवे, इसको हम C3 पाथवे क्यों कहते हैं, रीजन है भाई, इसकी पूरी की पूरी रीजन मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ चैनल पे, मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया, नहीं भी समझ आई तो आप चैनल पर जाके केल्विन साइकिल सर्च करें, वहां से मेरी डिटेल्ड जितनी भी इसकी लेक्चर वीडियोस को समझें, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, तैयारी करें। नेक्स्ट है जी व्हाट इज रुबिस्को, रुबिस्को क्या होती है, इसको आपने एक्सप्लेन करनी है, इससे रिलेटेड जितनी भी आपको डिटेल पता हो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। बाजुगत वो आपसे अगर एक स्टेटमेंट पूछे जैसा कि है कि व्हाट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, उसके बारे में अगर आपको कुछ इधर की इंफॉर्मेशन पता हो ना, तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने के बजाय छोटी छोटी आप हेडिंग्स ऐड करके डिटेल लिख सकते हैं अच्छे इंप्रेशन के लिए, ये मेरी एक सलाह है आपको, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट है जी व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है उसको डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, आसान से स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये बार पेपर में मैंने देखा है कि आया हुआ है, अब भी आ सकता है, तैयारी कर लें, निशान लगा लें। नेक्स्ट अब देखिए सेपरेट भी को पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट आर इट्स टाइप्स, अब आपको समझ आ रही है कि 70 शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे बने, ठीक है। एनीवेज वो मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि अगर आप इनको तैयार कर लें तो आपको कोई गुंजाइश बचे ही ना, कि आपको परेशानी लेने की जरूरत ही नहीं होगी कि कौन सी जो है वो लाइन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, ठीक है। तो मैंने सब कुछ बना के बाकी तो कई 70 शॉर्ट क्वेश्चंस की खीर आपके साथ पेश किया, अब आप बस इसको खाएं, एंजॉय करें, तैयारी करें, मुझे दुआएं दें, दैट्स इट। नेक्स्ट है जी डिफरेंस वाला क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंशिएट बिटवीन अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, समझ आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, तैयार करें, हाईलाइट करें, याद करें, मुझे नहीं पता जो भी करना, खैर मेरा काम है निशान लगाना, निशान लगाए, तैयार करें, तैयार करना आपका काम है, वो मेरा काम नहीं है, मैं करवा चुकी हूँ आपको तैयारी। एनीवेज नेक्स्ट है जी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एटीपी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिंदगी में एटीपी किस तरह अहमियत की हामिल है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिटेल आप इसके बारे में जानते हैं, एटीपी रिलेटेड सारी की सारी आपने लिख देनी है, दैट्स इट। नेक्स्ट इज
डिफाइन बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में आपने डेफिनेशन लिखनी है, दैट्स इट, आसान से स्टेटमेंट है, जस्ट आप हाईलाइट करें, इसको तैयार करें। नेक्स्ट है जी डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिपरेटरी फेज एंड ऑक्सीडेटिव फेज, ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्रिपरेटरी फेज और ऑक्सीडेटिव फेज, और वो भी कौन सी, ग्लाइकोलाइसिस की, इन दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं, डिटेल डिफरेंस में लिखनी है, मतलब कि सेंटर लाइन लगा के यहाँ पॉइंट रिलेटेड वो मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप डिफरेंस वाले क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन, पायरोविक एसिड ऑक्सीडेशन क्या होती है, क्या जानते हैं इसके बारे में, जो भी आपको इसके रिलेटेड ब्ला 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 डिटेल पता है आपने लिख देनी। नेक्स्ट वेरी इजी स्टेटमेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, एंड दैट इज डिफाइन क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल को जस्ट डिफाइन करना है, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर को माइंड में रखते हुए इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज रेस्पिरेटरी चेन, रेस्पिरेटरी चेन क्या होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी बोलते थे, कि इस तरह भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इस तरह भी पूछ सकते हैं, कंफ्यूज करने के लिए। अब बच्चा बाजू का था, अगर एक ही चीज के 2 नाम हो ना, तो बच्चे कहते हैं एक ही नाम मैंने देखा, तो दूसरा क्या, तो आता भी हो तो नहीं लिख सकता, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी चेन आगे मैंने आपके आसानी के लिए कि इस तरह भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। एनीवेज नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट आर द साइटोक्रोम्स, साइटोक्रोम्स क्या होते हैं और उनका रोल इन ईटीसी, ईटीसी मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। ये साइटोक्रोम के बारे में आपने डिटेल लिखनी है, और साइटोक्रोम का रोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या है, उस रोल को, उस फंक्शन को आपने एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट डिफरेंस वाला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मिल जाएगा आपको, वो डेफिनेटली मिल जाएगा, ना भी मिले परेशान नहीं होना, कमेंट्स में आप लिखना है कि मैम ये हमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता, इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दें, ट्रस्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक बच्चे का कमेंट था कि मैम, बच्चा था कि बच्ची थी, आई डोंट नो, बट उनका ये कमेंट था कि मैम आप बुक पे हमें हाईलाइट कर दें कि ये बुक पे, आप खुद सोचिए 70 शॉर्ट क्वेश्चन अगर मैं आपको बताऊं बेटा, फलाने पेज नंबर पे, तीसरी चौथी पांचवी लाइन पे, यहाँ से लेके इस वर्ड से लेके इस वर्ड तक इसका आंसर है, तो आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी लेक्चर वीडियो हो जाती है। तो आपने परेशानी हो ना, अगर आपको ना भी मिल रहे हो इसके आंसर बुक पे, आपने वो स्पेसिफिक टॉपिक उठाना है, ठीक है, चैनल पे जाना है, चैनल पे सर्च करना है, और आपको पता है मैं स्लाइड्स पे पढ़ाती हूँ, तो रिटन प्रॉपर हेडिंग्स वाले परफेक्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपने उसको A to Z बुक पे छाप देना है, आई मीन अपने पेपर में जवाब देना, ठीक है, आपको प्रॉपर नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ तैयारी भी हो जाएगी, यहाँ मैंने हाईलाइट भी करवा दी कि इंपॉर्टेंट है, तो जिंदगी तो आसान कर ही दी है मैंने, परेशानी लेने की बात ही कोई नहीं है आपको। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 50 एंड दैट इज डिफाइंड बायोएनर्जेटिक्स, बायोएनर्जेटिक्स की डेफिनेशन, नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, इक्वेशन, ये काफी सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस और एस्पिरेशन का डिफरेंस मैं बता चुकी हूँ, कंपनसेशन पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लें, नेल्स हाइपोथेसिस के बारे में क्या जानते हैं उसको हाईलाइट कर लें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में क्या जानते हैं उसका इस्तेमाल पूछा जाता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम का जो डिफरेंस है, ठीक है, बैक्टीरियो क्रोलोफिल्स के बारे में पूछा जाता है, एक्शन स्पेक्ट्रम कैसे लिया जाता है, कैसे ऑब्टेन होता है उसके बारे में पूछते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, ये बहुत सारे क्वेश्चन आई थिंक रिपीट ही हो रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बता चुकी हूँ फोटोसिस्टम्स, उसकी टाइप्स, ठीक है, एंटीना कम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर का डिफरेंस, फोटोसिस्टम्स क्या होते हैं, उनके कंपोनेंट्स, ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फोटोलाइसिस, नॉन साइक्लिक फोटो जो है वो फॉस्फोराइलेशन को जी स्कीम क्यों कहा जाता है, ठीक है, फिर कीमियोऑस्मोसिस, फोटोलाइसिस, ठीक है, कीमियोऑस्मोसिस, ठीक है, केल्विन साइकिल को हम C3 पाथवे क्यों कहते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा है कि ये जो लास्ट वाली 2-3 स्लाइड्स है ना, इसके क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुकी थी, ये रिपीट हुए काफी सारे क्वेश्चंस ना, तो 1-2 चेंज था वो मैंने आपको लास्ट में बता दिए। तो कहने का मकसद है कि आपको 70 लग रहे होंगे, ये 70 नहीं है, तकरीबन कुछ 50 बनते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना 70 डिफरेंट स्टेटमेंट जो भी A to Z इस चैप्टर रिलेटेड इंपॉर्टेंट बन रहे थे स्टेटमेंट्स के साथ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपने इस सब शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। दिस इज इट, यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी, जिसमें मैंने चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए। ट्रस्ट मी, ये टोटल तकरीबन 50 या आप 70 कह सकते हैं, 50 से 70 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, अगर वही आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको इस चैप्टर के शॉर्ट पोर्शन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको
चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी, और ना सिर्फ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी बल्कि उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, लॉन्ग क्वेश्चंस को कहाँ से कहाँ तक पेपर में लिखना है, उसकी कितनी हेडिंग्स बनती है, सारी में सारी आपको नेक्स्ट आने वाली लेक्चर वीडियो में बताऊंगी। तो आपने बस यही करना है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मैं बार बार कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैनल रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर वीडियो वो भी आपने मिस नहीं करनी, उसमें मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को चैप्टर नंबर 11 स्पेसिफिक उनके लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करने, कितनी हेडिंग्स और कहाँ से कहाँ तक आपने लिखना है पेपर में, तब आप उस क्वेश्चन को जस्टिफाई करेंगे, ये सारी की सारी डिटेल बताने जा रही हूँ। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज।